नमस्कार। राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये लाइनें जब अटल जी ने लिखी होगी तब हो सकता है कुछ मन में निराशा के भाव रहे हों, लेकिन आज ये पंक्तियां छत्तीसगढ़ में जिन्होंने पुराने घपले घोटाले किए उन पर एकदम फिट बैठती है। जो आज कह रहे होंगे आज सच से भय खाता हूं, तो सच से भय खाने की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि 24 फरवरी को ईडी ने कांग्रेस भवन में जाकर जिस तरह से नोटिस दी, उसके बाद देर रात जो एक गुप्त बैठक होती है उस बैठक से कुछ गहरी बातें निकल कर आती है। मामला बेहद संगीन है। कांग्रेस के कई कार्यालय शराब घोटाले के पैसे से बनाए गए और इस मामले में 40 दिन से ज्यादा हो गए। पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में है। कुछ पुराने सबूत थे और जो नए सबूत मिले हैं जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि यहाँ खुला खेल हुआ था। आज बात शराब घोटाले के अलावा CGMSCL की भी होगी। यहाँ गहराई से समझना होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पुरानी सरकार ने जो पाप किए उस पर मौजूदा सरकार का क्या रुख है। क्या मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनों से ही कुछ गहरी शिकायत के शिकार हो रहे हैं। इस पर आज हम विमर्श करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंदर खाने छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल क्या रहा है। पहले बात शराब घोटाले की। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईडी की ओर से दावा जैसा किया गया है कि 2161 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 1.5 करोड़ एक तरफ और 50 लाख एक तरफ, यानी कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए मंथली मिला करते थे। ये पैसे उन्हें कौन कौन देता था इसका भी कुछ खुलासा हुआ है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि सुकमा के कांग्रेस कार्यालय के लिए 1,36,000 और कोंटा के लिए 50 लाख रुपए कवासी लखमा ने दिए थे। अपने चहेते ठेकेदार के माध्यम से कांग्रेस के ये भवन बनाए गए थे। एक भवन नहीं बल्कि बस्तर के ऐसे ही 4 अन्य कांग्रेस कार्यालय बनाए गए थे। वैसे तो बीती 24 फरवरी को ईडी ने खुद रायपुर के राजीव भवन जाकर जो नोटिस दी है उस पर आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस की जो गुप्त बैठक हुई उसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ खास तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, पुराने मंत्री उमेश पटेल और धनेन्द्र साहू के अलावा विकास उपाध्याय और संगठन महामंत्री मलकी सिंह गेंदू भी मौजूद थे। ईडी ने जो 4 प्रश्न किए हैं कि कोंटा और सुकमा के कार्यालय के लिए फंड कहां से आया, ठेकेदार कौन था, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, इसका पूरा वित्तीय ब्यौरा क्या है, ऐसे जो 4 प्रश्न पूछे हैं उन 4 प्रश्नों से सांसें फूली हुई है उन नेताओं की जिन्होंने बेईमानी की या बेईमानी के पैसे से कांग्रेस कार्यालय बनवाया। इस मामले में सबसे रोचक बात यह है कि कवासी लखमा जो खुद को अनपढ़ बताते रहे, ऑन कैमरा गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जो बातें स्वीकार की, जब उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई तो इन्हीं अनपढ़ पुराने मंत्री कवासी लखमा के यहाँ एक डायरी मिली, यानी पढ़ने लिखने वालों की डायरी, लेकिन कवासी लखमा तो खुद को अनपढ़ बता रहे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि डायरी का उनके पास क्या काम। फिलहाल इस डायरी ने ही कुछ बहुत बड़े खुलासे किए हैं जिसमें पूरा हिसाब किताब था, कहाँ से आता था और कहाँ थोड़ा थोड़ा देना होता था। शराब घोटाले के इस पूरे पाप को अंजाम देने के लिए कवासी लखमा ने टेलीकॉम सर्विस के अरुणपति त्रिपाठी को सबसे पहले स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी CSMCL का प्रबंध संचालक बनाया। उसके बाद IAS निरंजन दास को आबकारी का आयुक्त बनाया। दरअसल कवासी लखमा से इन दोनों की नियुक्ति के पीछे कुछ और ही दिमाग काम कर रहा था, जिसकी कड़ी सीधे तौर पर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर से जुड़ी थी और अनवर ढेबर ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और विवेक ढांड के साथ मिलकर एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा करवाया। प्लानिंग के मुताबिक जहां पहले सरकार सीधे फैक्ट्री से शराब खरीदती थी, लेकिन बेवरेज कॉरपोरेशन ने दुकानों में सप्लाई के लिए लखमा की मेहरबानी से FL10 लाइसेंस सिस्टम को ही बदल दिया। सरकार के नए FL10 लाइसेंस से अनवर ढेबर की 3 कंपनियों के पौबारा हो गए। ये तीनों ही कंपनियां जो अनवर ढेबर के इशारे पर चलती थी उनके नाम हैं नेक्स्ट जेन पावर इंटेक, श्रीओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और दिशिता वेंचर प्राइवेट लिमिटेड।
लाइसेंस लेने के बाद ये तीनों ही कंपनियां शराब बनाने वाली कंपनियों से स्टॉक खरीदने लगी। वैसे तो नियम अनुसार उन्हें इसमें अपना 10% कमीशन जोड़कर शराब की सप्लाई करनी थी। इससे सरकार को 2161 करोड़ का राजस्व का बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ। इसी कमीशन के सिंडिकेट को 60% तक कमीशन जाता था। यह पैसा नेताओं से लेकर अधिकारियों को मिलता था और इन्हीं कमीशन की रकम से कई कांग्रेस के भवन तैयार हुए। एक आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद ने स्वीकार किया कि वो कवासी लखमा को 50 लाख महीना दिया करते थे, जबकि अरुणपति त्रिपाठी ने ईडी के सामने स्वीकार किया कि वो हर महीने 1.5 करोड़ अनवर ढेबर के माध्यम से पहुंचाते थे। इस हिसाब से कवासी लखमा महीना 2 करोड़ रुपए का कमीशन प्राप्त करते थे। अब आप सोचिए, इतना कुछ हो रहा था, क्या इसकी जानकारी उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नहीं होगी, जिन्होंने एक अनपढ़ को मंत्री बनाया था? अब जब पाप फूटकर सामने आ रहे हैं, ईडी की नोटिस कांग्रेस भवन तक पहुंच गई है, तो ऐसे में रात अंधेरे बैठक क्यों न हो और कांग्रेस के उन पदाधिकारियों की सांसें क्यों नहीं फूलेगी जो कोल घोटाले में भी संलिप्त थे, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक एक कर जब सबका हिसाब लिया जा रहा है, तो ऐसे में पुराने मामलों में भी जिनके हाथ रंगे हुए हैं वो भी और ज्यादा परेशान हो गए हैं, रातों की नींद हराम हो गई है। ऐसे ही मामला है कि CGMLC के माध्यम से दवा खरीदी का घोटाला, रिएजेंट खरीदी का घोटाला, उपकरण खरीदी का घोटाला, यानी कुल मिलाकर ये जो सारे घोटाले एक के बाद एक सामने आ गए। अब गिरफ्तारियां होने की जब बारी आ रही है, तब वहां खुद को बचाने के लिए जांच अधिकारियों के सामने भ्रष्ट नेता और अधिकारी खुद को बचाने के लिए राज उगलने लगे हैं। ऐसे ही 5 बड़े अधिकारी रडार में हैं, जिन्हें गलतफहमी थी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अब गिरफ्तारी भी होगी। 5 की तो पक्की जानकारी है, हो सकता है संख्या 10 तक भी पहुंच जाए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन घोटाले में अधिकारियों कारोबारियों ने सांठगांठ कर जो घोटाला किया है, जिससे CGMSC 411 करोड़ रुपए की कर्जदार बन चुकी है, उसमें कई IAS और IFS अधिकारियों की मिली भगत साफ तौर पर सामने आई है। यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 27 दिनों में 750 करोड़ रुपए की खरीदी हुई। इस केस में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक गुप्ता EOW की गिरफ्त में है, रिमांड पर हैं और रिमांड पर आने के बाद उन्होंने सारे अधिकारियों के नाम उगलने शुरू कर दिए। EOW की पूछताछ के बाद जिन 10 अधिकारियों से पूछताछ की शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई है, उनके नामों पर आप गौर करें। ये वो सफेद पोश हैं जो हमारे टैक्स से तनख्वाह पाते हैं, लेकिन उनकी हरकतें बेहद संदिग्ध बताई गई। ये बड़े अधिकारी हैं: भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा, मीनाक्षी गौतम, बसंत कौशिक, डॉक्टर अनिल परसाई, छिंदौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनवार, आनंद राव और एक और IFS अफसर सहित कुल मिला के 10 अधिकारी रडार में हैं। हो सकता है इनकी कभी भी गिरफ्तारी भी हो जाए। बेईमानी ऐसी हुई कि 8 रुपए की चीज 2500 रुपए में और 5 लाख का सामान 17 लाख में। इसमें अकेले मोक्षित कॉर्पोरेशन ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड्स और मेडिकेल सिस्टम और श्री शादा इंडस्ट्रीज CB कॉर्पोरेशन ने 8 रुपए में मिलने वाले EDTA ट्यूब 2352 रुपए में और 5 लाख की CBS मशीन 17 लाख में खरीदी। मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने 300 करोड़ रुपए के रीएजेंट भी खरीदे। यह भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा मामला पुरानी सरकार से जुड़ा है, लेकिन नई सरकार बनने के 13 महीने बाद 27 जनवरी 2025 को छापेमारी होती है। दुर्ग, रायपुर और हरियाणा के पंचकुला में ताबड़तोड़ की गई छापेमारी के बाद जैसे ही शशांक गुप्ता की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कई और राज सामने आने लगते हैं। इस पूरे मामले में एक जानकारी सामने आई है कि नई सरकार के समय भी मोक्षित कॉर्पोरेशन और कुछ अन्य कंपनियों की जो दागी है, जिनके विरुद्ध संदेह था, जिनके विरुद्ध जांच चल रही थी, उन्हें भुगतान किया गया। भुगतान हालांकि उस अनुपात में नहीं था जितना कि पूर्ववर्ती सरकार में किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, विष्णुदेव साय की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, तो ऐसे में जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। एक राजनीतिक दल के बारे में कहा जाता है कि उनकी बैठकों में अक्सर मारपीट हो जाती है, गुंडागर्दी हो जाती है। वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उनकी बैठकें हो रही हो, चप्पल की कतार यदि लाइन से नहीं लगी हो, तो ये अनुशासनहीनता की दायरे में आ जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह से तुलना कर रहा हूं। यही कारण है कि मौजूदा सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, खासकर सुचिता की छवि को
कायम रखना। सीजीएमएससी वाले मामले में फिलहाल जांच का दायरा बेहद व्यापक हो चुका है। कुछ और पक्षों को भी शामिल किया गया है। उनमें कांकेर के वो तेंदुपत्ता कारोबारी जिन्हें 2015 में बिना अनुभव के सीजीएमएससी में काम करने की इजाजत दी गई। मोक्षित कारपोरेशन ने डीकेएस को उपकरण सप्लाई करने के लिए जो पहला काम लिया, इसमें कौन कौन अधिकारियों ने उन्हें सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, डीकेएस में लगाई जाने वाली मशीनें तत्कालीन अधिकारियों ने बाजार मूल्य से अधिक पर क्यों खरीदी। मोक्षित कारपोरेशन के पास अनुभव भी पर्याप्त नहीं था, फिर भी उन्हें काम दिया गया। जब जांच चल रही थी तो भुगतान क्यों हुआ। ढेर सारी ऐसी तमाम बातें जिन्हें गहराई से समझना होगा कि आखिर राजनीति क्या कुछ करवा रही है। भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी की ऐसी खबरें जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है, आपको गहराई से समझना होगा। हमारी भी पड़ताल चल रही है, इसमें शामिल सिस्टम कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, भ्रष्टाचारियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। हमारी जवाबदारी है ढेर सारी जानकारी और तथ्यों के आधार पर हम ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे ताकि आप सजग रहें, और ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को संरक्षण देने वाले उन नेताओं की भी हम खबर लेंगे जिन्हें ये गलतफहमी है कि वो सिस्टम के ऊपर हावी है, जैसा चाहे वैसा कर लेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होगी। जिन लोगों को धर्म पर आस्था है वो ईमानदारी से नीति और सिद्धांतों का पालन करते हैं। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ के मौजूदा गृह मंत्री ने जो पहल की है उसे हमें गहराई से समझना होगा। नशे का सामान सप्लाई करने वालों की कमर तोड़ने के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ में उनकी संपत्ति सीज की गई है। और ये 4 प्रकरण हैं, इन चारों प्रकरण में संपत्ति फ्रीज की गई है। ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस केसेस के में पिट एनडीपीएस के अंतर्गत प्रकरण बनाना और उस पर कार्रवाई करना, 180 से अधिक प्रकरण बने और 47 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है पिट एनडीपीएस केसेस। यह भी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। यानी कि छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध पुलिस ने जो किया है उसमें अपने ही विभाग के कर्मचारी अगर वो संलिप्त हैं तो उनको बर्खास्त करना और उनकी संपत्ति को फ्रीज करना। साथ ही कुछ और अभिनव पहल की गई है। वो पहल है प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जी का पवित्र जल लाकर अलग अलग जेलों में उन्हें पहुंचाना और वहां कैदियों को उस पवित्र जल से स्नान करवाना। ऐसी बेहतरीन पहल की कई वीडियो सामने आ रही है। लगातार सोशल मीडिया में ये खबर ट्रेंड कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि जब कैदियों के पाप धुली गए हैं तो ऐसे रजिस्टर्ड कैदियों को रिहा कर दिया जाए। कुल मिलाकर सनातन आस्था के विरुद्ध ऐसे तीखे तंज किसके इशारे पर, कौन सी विचारधारा को पोषित करने के लिए हो रहे हैं, ये जनता अच्छी तरह से समझती है। ऐसे नेता जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं ताकि उन्हें सुर्खियां भी मिले और उनके आका भी खुश रहें। दरअसल कांग्रेस में लगातार इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है। चरणदास महंत ऐसे में कहां पीछे रहने वाले थे। उनके इस तरह के तीखे और एक तरह से सनातन आस्था के विपरीत बयानों पर एक सोशल मीडिया यूजर आनंद स्वरूप ने कुछ लिखा है। उनके शब्दों पर यदि मैं गौर करूं तो उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, आपका कथन है कि कैदियों के पाप धुल गए तो उन्हें छोड़ दिया जाए। हिंदू धर्म शास्त्रों की मूल अवधारणाओं से ये मेल नहीं खाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पाप और अपराध अलग अलग होते हैं और उसकी सजा भी भिन्न होती है। पाप और अपराध के अंतर के बारे में हिंदू दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए आनंद स्वरूप ने इसके अलग अलग बिंदु बताए हैं। 2 बिंदुओं में उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। साथ ही उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में हिंदू धर्म में न्याय के सिद्धांत को बताते हुए लिखा है कि भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 7-8 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए पापियों का नाश करता हूँ। अर्थात अधर्म और अपराध को क्षमा करना नहीं बल्कि उचित न्याय देना आवश्यक है। आनंद स्वरूप की इस अच्छी पोस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक भी आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज के इस अंक में हमने सिस्टम में बैठकर जनता की गाड़े पसीने की कमाई लूटने वाले लोगों का चेहरा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की है जिन्हें गलतफहमी थी सिस्टम के ऊपर हावी होते हुए कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके पास यदि ऐसे बेईमान लोगों की कोई जानकारी हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। नीचे हमने नंबर दिया है, इस पर आप गौर करें। 930250
3141। ये सीधे मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, देश और समाज में अच्छे नेता कैसे आएंगे और सिस्टम कैसे सुधरेगा। तो हमारा अभियान है लगातार जनता के हित में जन सरोकारों से जुड़े हुए विषयों को रखना, सोए हुए सिस्टम को जगाना। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।